हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ PCS। दिस इज मनीष श्रीवास्तव। जैसा कि आपको पता है, रोजाना सुबह 8 बजे कॉमन साइंस का एक सेशन होता है जिसमें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे बायोलॉजी, थर्सडे, फ्राइडे फिजिक्स और सैटरडे को होता है केमिस्ट्री का सेशन। आज है मंडे और मंडे को हम क्या पढ़ते हैं तो बायोलॉजी पढ़ते हैं। और बायोलॉजी में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था जिसका नाम था सेल, जिसको साइटोलॉजी कहा जाता है। साइटोलॉजी में जिसमें हम सेल्स की स्टडी करते हैं। तो बहुत ही डिटेल में हमने इस चैप्टर को पढ़ा है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, तो आज हम जो है सेल के ऊपर जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं, जिसमें अगर हम बात करें यूपी PSC हो, बिहार PSC हो, मध्य प्रदेश PSC हो, राजस्थान PSC हो, हिमाचल PSC हो, इन सारी एग्जाम्स में जो अलग अलग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, कई जगहों पर सेम क्वेश्चंस आए हैं, थोड़ी सी लैंग्वेज बदल कर दिया है। तो आज हम लोग सारे एग्जाम्स में लगभग जो 3 से 4 साल पुराने एग्जाम्स का पूरा डेटा है वो मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है। तो एक बेसिकली आपको क्वेश्चंस तो बनेंगे बहुत सारे, लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया लगाना है कि किस तरह की लैंग्वेज में पूछा जा सकता है। मतलब जो चीज आपने पढ़ी है उसको किस तरीके से फ्रेम किया जाता है। तो इस तरीके से आप उन क्वेश्चंस को भी अच्छे से देख लिए। जिन्होंने भी पुराने लेक्चर्स अच्छे से देखे हैं, मेरी गारंटी है लगभग 95% आंसर उनके सही होंगे। एक दो आंसर हो सकते हैं ना बने, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा है पुराने लेक्चर्स, तो वो पुराने लेक्चर्स जरूर देखिए, तो जाकर आपको इन क्वेश्चंस को बना पाएंगे। मतलब हो सकता है कि अभी मैं उनके आंसर्स बता दूं, छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे दूं, उससे आपको वो आंसर अभी एट पॉइंट ऑफ टाइम पर बनने लगे। लेकिन अगर आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो हमेशा के लिए होगा। जो मैंने शुरू दिन से कहा है कि ये टॉपिक्स ऐसे नहीं है कि हमको बार बार पढ़ने, लेकिन एक बार पढ़ें, लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ें ताकि हमारे कॉन्सेप्ट इसके ऊपर अच्छे से बिल्ड हो। तो इसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, इसमें आपका यूपी PSC के भी हैं, MP PSC का भी है, इसमें पेपर लिया है मैंने, छत्तीसगढ़ का जो PSC है, हिमाचल का भी है, RAS का भी यूज किया है, बिहार PSC का भी यूज किया है यहाँ पे मैंने। तो मोस्टली जितने भी इंपॉर्टेंट स्टेट्स में ये साइंस के ऊपर, सेल्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, उसको लिया हुआ है। तो देखेंगे कि किस किस तरह की लैंग्वेज को यूज किया है इन एग्जाम्स में, तो उस पर ज्यादा फोकस रखिए। कि मतलब आप समझिए कि इस तरीके से क्वेश्चंस की लैंग्वेज थोड़ी सी घुमाकर पूछेगा तो क्या हम उस चीज को कैच कर पाएंगे। तो वैसे तो बहुत सिंपल वे में आते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी आए, उन पर भी नजर डालेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्लास में ही मैंने करवाया था कि द टर्म सेल वॉल इज गिवन बाय, कोशिका शब्द किसके द्वारा दिया गया था। अगर ये पूछा जाए क्या रॉबर्ट हुक, टैटम, स्वान या डी बरी के बारे में, तो ये जो दिया था रॉबर्ट हुक ने दिया था। कोशिका की खोज भी किसने की थी, सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी। तो रॉबर्ट हुक का नाम जब भी जुड़ेगा वो किससे जुड़ेगा, कोशिका से या सेल से जुड़ेगा। इसके बाद और भी नाम है, हो सकता है आपको दूसरा नाम पूछा जाए कि भाई उसके अंदर जो कोशिका होती है, न्यूक्लियस होता है, उसको किसने खोजा था, तो वो रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था। ये भी आपको पढ़ाया था मैंने। इसके अलावा रॉबर्ट ब्राउन के अलावा आपने शेडलर और स्वान की बात करी थी, तो शेडलर और स्वान ने आपको कोशिका सिद्धांत दिया था, रुडोल्फ विर्चो ने उसमें और भी मॉडिफाई किया था। तो ऐसे 4-5 नाम आपसे पूछे जा सकते हैं अलग अलग घुमाकर। यहां पर तो सेल वॉल की बात हो गई। अगर आपसे कोशिका के अलावा ये पूछ लिया जाए कि भाई कोशिका का जो केंद्रक है उसकी खोज किसने की, तो ये जो है आंसर आपका रॉबर्ट ब्राउन होगा। कोशिका सिद्धांत की बात कर दी, मतलब ये न्यूक्लियस की बात हुई, तो न्यूक्लियस डिस्कवर किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने किया। वहीं पर शेडलर और स्वान पूछ ले तो सिद्धांत से जुड़ा हुआ हो गया। रुडोल्फ विर्चो ने वायरस को भी बता दिया कि सेल थ्योरी को वो फॉलो नहीं करता है, कोशिका सिद्धांत को नहीं करता है। लेक्चर्स में बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, तो क्वेश्चन इस तरीके से बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, सेल थ्योरी इज नॉट अप्लाइड फॉर, कोशिका सिद्धांत किसके लिए लागू नहीं किया जाता है। एल्गे के लिए नहीं किया जाता है, बैक्टीरिया के लिए नहीं किया जाता है, वायरस के लिए नहीं किया जाता है, या फंगाई के लिए। शैवाल, जीवाणु, विषाणु या कवक, इनमें से किसके ऊपर कोशिका सिद्धांत नहीं लगता है। तो ये चीज हमको किसने बताई थी, रुडोल्फ विर्चो ने। जो रुडोल्फ विर्चो थे उन्होंने बताया था कि सभी जीवों पर कोशिका का सिद्धांत लगता है, कि कोई भी नई कोशिका पुरानी मौजूद कोशिका से बनती है और हर कोशिका एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनी है। ऑल द सेल्स फॉर्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल एंड ऑल द सेल्स आर फॉर्म्ड बाय सिंगल सेल और अ मल्टीपल सेल। ये जो थ्योरी थी कि कोई भी कोशिका जो है वो एक या एक से अधिक कोशिका से मिलकर बनी है। ऑल द सेल्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। और इसके बाद रुडोल्फ विर्चे ने इसमें यह जोड़ा कि जो भी नई कोशिका बनती है वो पुरानी मौजूद कोशिका से बनती है। सभी जीव कोशिका का सिद्धांत मानते हैं, सिवाय किसको छोड़कर, वायरस या विषाणु को छोड़कर। तो विषाणु जो होता है ये क्या होता है, ये एक तरीके से कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग।
ठीक है, ये क्या करता है, कड़ी के जैसा कार्य करता है, किसके बीच, जीव के और निर्जीव के बीच में। तो जीव और निर्जीव के बीच में जो काम कर रहा है कड़ी जैसा, वो विषाणु है। इसलिए तो वायरस से बचने के लिए हमको पब्लिक प्लेसेस, जैसे अभी कोविड में, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था कि कोविड में आप देख रहे थे कि वायरस किसी ऐसी सतह पर भी सरवाइव कर जाता है जिसकी जो निर्जीव हो, जो नॉन लिविंग थिंग्स हो। इसलिए तो आपको पब्लिक प्लेसेस को छूने को मना किया जाता था, सैनिटाइजर्स को यूज करने को ज्यादा कहा जा रहा था। तो ये बात हमको सबसे पहले रुडोल्फ विर्चो ने ही बता दी थी कि भाई वायरस जो है वो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करेगा, कोशिका सिद्धांत को नहीं अपनाता है। अगला क्वेश्चन है, प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में, अलग अलग पीएससीज में बार बार पूछा जा रहा है, थोड़ी लैंग्वेज बदल करके पूछा जा रहा है, कहीं स्टेटमेंट जैसे क्वेश्चन है, मैंने सारे ही यूज किए हैं। तो मैंने आपको बताया था जो सेल वॉल होता है, पादप कोशिका जो भित्ति होती है, जो आपका किसी भी सेल के बाहर, कोशिका के बाहर की जो परत होती है, इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप सेल वॉल कहते हैं। अब ये सेल वॉल किस में होती है, ये सेल वॉल जिसको हम क्या कह रहे हैं, कोशिका भित्ति कहा जा रहा है, ये कोशिका भित्ति किस में मिल रही है, तो एक कोशिका भित्ति मिलती है पादप में, मतलब प्लांट्स में मिलती है, ये जो है प्लांट्स के अंदर मिलती है। इसके अलावा मैंने आपको बैक्टीरिया में भी बताया था, बैक्टीरिया में भी होती है। इसके अलावा ये फंगस में भी होती है, मतलब ये जीवाणु में भी कोशिका भित्ति होती है और कवक में भी होती है। इसमें किसकी बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है। बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। और जब हम प्लांट्स के अंदर बात करते हैं तो प्लांट्स में यही चीज किसकी बनी होती है, तो प्लांट्स में ये होता है आपका सेलुलोज प्लस पैक्टिन की। ये मैंने आपको क्लास में पढ़ाया हुआ है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेलुलोज हो जाएगा, सेलुलोज की बनी होती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, द मेम्ब्रेन अराउंड द वैक्यूल इज नोन एज। जो रिक्तिका होती है उसके चारों ओर की झिल्ली को क्या कहलाती है, टोनोप्लास्ट, इयोलोप्लास्ट, साइटोप्लास्ट या अमाइलोप्लास्ट। तो देखा जाए तो वैक्यूल, मैंने आपको बताया था कि वैक्यूल जो होता है प्लांट सेल्स में काफी बड़ा होता है, एनिमल सेल्स में छोटा होता है। इसके अंदर कई तरह की चीजें स्टोर होती हैं, जैसे अमीनो अम्ल होता है, पानी होता है, वेस्ट होता है, ये सारी चीजें अपने अंदर स्टोर करके रखता है। तो इसके ऊपर जो है, जो मेम्ब्रेन होती है वैक्यूल के ऊपर, रिक्तिका के ऊपर, उसको क्या कहा जाता है, उसको टोनोप्लास्ट कहा जाता है। ये मैंने आपको बताया हुआ है क्लास में, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके अलावा माइक्रोफिलामेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड। माइक्रोफिलामेंट एक प्रोटीन से बने होते हैं, जैसे क्या कहा जाता है, ट्यूबुलिन कहा जाता है, एक्टिन कहा जाता है, मायोसिन कहा जाता है या काइटिन कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लीजिए। हमारा कोई भी जो कोशिका होती है, तो इस कोशिका के अंदर अगर हम बात करें तो एक तो बीच में क्या होता है, एक इसका केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, और इसके अलावा ये जेली लाइक स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव मिलता है इसमें। तो भाई ये कोशिका द्रव मिल रहा है, इस कोशिका द्रव में जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है, जो एक लचीला सा सब्सटेंस है, तो कोई भी जो सेल होता है इसके अंदर क्या होती हैं, ऐसी छोटी छोटी फिलामेंट्स होती हैं। मतलब माइक्रो फिलामेंट्स का मतलब ऐसी पतली पतली धारीदार चीजें होती हैं इसके अंदर। तो वो किसकी बनी होती हैं, किस प्रोटीन की बनी होती हैं, ये सेल के अंदर जो भी ऐसे धारीदार चीजें हैं उनको क्या कहा जा रहा है, माइक्रो फिलामेंट। फिलामेंट्स का मतलब धागेदार चीज, माइक्रो मतलब बहुत छोटे छोटे। तो उसके अंदर जो प्रोटीन होता है माइक्रो फिलामेंट, वो किससे बना होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, और ये जो आंसर है ये याद रखेंगे, एक्टिन का होता है। एक्टिन से बनी होती है क्या, प्रोटीन की माइक्रोफिलामेंट जो सेल के अंदर होती है। इसके कारण सेल आसानी से लचीला होता है। इसके बाद पूछा गया है, लाइसोसोम्स आर नोन एज दी सुसाइडल बैग बिकॉज। जो आपके लाइसोसोम होते हैं उनको आत्मघाती बैग या आत्मघाती थैली के रूप में क्यों जाना जाता है, यह पूछा गया है। स्वरूप में जाना जाता है क्योंकि उनके अंदर पैरासिटिक एक्टिविटी होती है, परजीवी गतिविधि होती है, किसी चीज को खा लेते हैं क्या, प्रेजेंस ऑफ फूड वैक्यूल, भोजन रिक्तिका की उपस्थिति के कारण, हाइड्रोलिटिक गतिविधि के कारण, या उत्प्रेरक गतिविधि के कारण, कैटालिटिक एक्टिविटी के कारण। तो देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। आपने पढ़ा हुआ है कि वो सुसाइडल बैग है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी आया था कि भाई लाइसोसोम एक्चुअल में एक्टिविटी कौन सा करता है, गतिविधि कौन सी है। क्योंकि आपने लाइसोसोम के बारे में पढ़ा कि ये क्या है, लाइसोसोम है डाइजेस्टिव बैग। डाइजेस्टिव बैग मतलब ये पाचन थैली है,
और साथ साथ एक नाम और देखा था आपने कि आत्मघाती बैग या आत्मघाती थैली है। ये जो है कई तरह की चीजें ऐसी रिलीज करता है, मतलब कई तरह का सीक्रेशन ऐसी चीजों का रिसाव करता है जिससे आपका पाचन होता है, कई बार पूरी कोशिका का पाचन कर जाता है। तो वो एक्टिविटी क्या है? क्या वो पैरासाइट है? तो पैरासाइट नहीं है, क्योंकि वो तो डाइजेशन का भी तो काम कर रहा है। पैरासाइट तो किसी भी चीज का भक्षण कर लेता है, कंजप्शन कर लेता है, भोजन रिक्तिका की उपस्थिति कराता है, प्रेजेंस ऑफ फूड वैक्यूल। तो ये तो नहीं है लाइसोसोम का। वैक्यूल का अलग काम है, लाइसोसोम, क्योंकि प्लांट्स के अंदर तो देखा जाए तो लाइसोसोम बहुत ही रेयर होते हैं, कहीं तो होते ही नहीं है, तो फिर ये तो अप्लाई नहीं हो सकता। पैरासिटिक एक्टिविटी तो है नहीं, पैरासाइट तो है नहीं, मतलब कोई परजीवी तो नहीं है कि किसी का भक्षण कर रहा है। ये तो हमारे लिए कई तरह की सिक्रीशन करता है। तो सिक्रीशन में क्या निकालता है? ये कई तरह के लिक्विड्स जो होते हैं, वाटर को निकालता है, कई तरह के एंजाइम्स रिलीज करता है। तो ये कौन सी एक्टिविटी करता है? हाइड्रोलिटिक। हाइड्रोलिटिक का मतलब हाइड्रो शब्द जहां पर भी आ जाएगा वो जल से जुड़ा होगा, और ऐसे पदार्थ रिलीज करता है, ऐसे सब्सटेंस रिलीज करता है जो लिक्विड होते हैं और डाइजेशन में करते हैं। कई बार ये पूरे सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और ये एक बार राजस्थान में भी इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया। ये आरएएस का एक क्वेश्चन है। साथ साथ यही क्वेश्चन आपका छत्तीसगढ़ पीएससी में भी 3 साल बाद रिपीट हुआ था। तो आप पेपर देखेंगे तो आपको पुराने ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर्स आप जरूर देखिए। ये मेरा पर्सनल सजेशन है, आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को जरूर देखिए। पीएससी के अंदर एक कॉमन ट्रेंड देखने मिलता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कई बार क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। तो उस जगह पे आपके लिए फायदा है, अगर आप दूसरे स्टेट्स के पेपर को भी जो है रेगुलर बेसिस पर अपडेट रहेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। कोई टॉपिक पढ़ने से पहले ही, मान लिया जाए कि आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, उससे पहले आपने देखा हुआ है कि इस बेसिस पर क्वेश्चंस आते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो जब आप टॉपिक पढ़ेंगे तो आपका बहुत अच्छे से उस पर कंसंट्रेशन होगा कि अगर ये चीज इस तरीके से पूछ ली गई, या वो टॉपिक आप कनेक्ट कर पाएंगे। तो इंटरेस्ट बढ़ जाता है अगर आपको पता है कि इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द फंक्शन ऑफ द सेंट्रोसोम इज। सेंट्रोसोम का कार्य क्या है? अभी हाल ही में एक क्लास हुई थी जिसमें मैंने कोशिका विभाजन, कोशिका जो आपका विभाजन होता है, सेल डिवीजन होता है, माइटोटिक, मियोसिस, समसूत्र विभाजन, अर्धसूत्र विभाजन बताया था। तब मैंने आपको बताया था कि एक स्टेज होती है जब आपका क्रोमोसोम्स यहां पर आ जाते हैं, और यहां पर जो होता है सेंट्रोसोम, ये सेंट्रोसोम एक जाल फेंकता है। ये जाल फेंकता है, याद होगा आपको, मैंने अभी हाल ही में 4 फेसेस बताए थे, जिसमें प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेल्यूफेस, ये सारी चीजें पढ़ी थी हमने। तो उसी में मैंने आपको बताया था कि ये सेंट्रोसोम जो होता है ये क्या करता है? तो स्पिंडल फाइबर को जो है वो जनरेट करता है, स्पिंडल फाइबर का निर्माण करता है। तो स्पिंडल फाइबर, जिसको हिंदी में तंतु भी कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो सेंट्रोसोम का कार्य क्या है? कोशिका विभाजन के लिए ये जो आपके तंतु होते हैं, ये स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, इन स्पिंडल फाइबर को कौन फेंकता है? ये फेंकता है, और ये जो है यहाँ पर जो गुणसूत्र बिंदु होता है इसको तोड़कर अलग अलग करता है और कोशिका विभाजन होता है। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा आया था। इसके अलावा लाइसोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल। अब ये भी मैंने आपको बताया था कि लाइसोसोम निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग द्वारा निर्मित होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? पावर हाउस है, तो ये क्यों करेगा? अंतःप्रद्रवी जालिका, जो ये अंतःप्रद्रवी जालिका है, ये क्या करती है? प्रोटीन का सिंथेसिस जो होता है, इसी के अंदर राइबोसोम भी मिलते हैं। तो राइबोसोम मतलब आपका प्रोटीन संश्लेषण करना, लिपिड मतलब वसा, कार्बोहाइड्रेट, इन सारी चीजों से जुड़ा होता है। ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होता है, गोल्जी निकाय, ये क्या करता है? तो ये जो है ट्रैफिक पुलिस जैसा काम करता है, और जब बहुत ही अत्यधिक सेल आने लगते हैं तो फिर लाइसोसोम्स को रिलीज करता है। तो लाइसोसोम किसके द्वारा प्रोड्यूस होते हैं? तो याद रखेंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा। गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी निकाय भी कहते हैं, इनके द्वारा क्या निकाला जाता है? तो लाइसोसोम को निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग, मॉडिफाइंग एंड पैकेजिंग प्रोटीन्स एंड लिपिड। अब देखिए यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन से सेल ऑर्गेनल, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार होता है? तो ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि जिसको हम बोलते हैं क्या? ट्रैफिक पुलिस। अभी डिस्कस किया मैंने, जिसको कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है, जो किस चीज को कहाँ भेजना है, कहाँ ट्रांसपोर्ट करना है, कहाँ उसका परिवहन करना है, कितना पैक करना है,
कितना जो है उसको मॉडिफाई करना है। तो ये जो है परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार होता है। वो कौन सी चीज है? तो वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी निकाय होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? तो डीएनए इज स्टोर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल। डीएनए कहां पर, डीएनए निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग में संग्रहित होता है? डीएनए जो पाया जाता है, मैंने आपको बताया था किस में पाया जाता है, तो क्रोमोसोम्स में पाया जाता है, गुणसूत्र में पाया जाता है। तो गुणसूत्र कहाँ मिलते हैं? केंद्रक में मिलते हैं, नाभिक में मिलते हैं। तो इनके ऊपर बहुत डिटेल में मैंने चीज़ें पढ़ाई हुई हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जिन्होंने भी नहीं पढ़ा उसको देख ज़रूर लीजिए। यहाँ पर मैं बहुत ही कम एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन बेसिकली ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट। अब देखिए निम्नलिखित में से किस कोशिका में केंद्रक मौजूद नहीं होता है? सबसे पहली चीज हमने यही पढ़ी थी कि दो तरह की कोशिका होती हैं, एक यूकैरियोटिक कोशिका होती है और एक प्रोकैरियोटिक होती है। यूकैरियोटिक में जो यू शब्द है इसका मतलब होता है ट्रू, सच्चा। तो जिसके पास सच्चा न्यूक्लियस हो, कैरियोटिक का मतलब जो होता है, कैरियोटिक शब्द का मतलब होता है केंद्रक। तो जिसके पास सच्चा केंद्रक हो वो यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक के पास सच्चा होता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? सेल न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट। किसके अंदर नहीं होगा? तो प्रोकैरियोटिक के अंदर नहीं होगा। तो प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती हैं उनका तो न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता है, मतलब उसके अंदर जो केंद्रक है वो पूरी तरह से विकसित नहीं होता है, और वो जो होते हैं काफ़ी छोटे जीव होते हैं। मतलब जो ऐसी जीव होते हैं जैसे कि मैंने उसमें आपको बताया था एमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सारी चीज़ें होती हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, आरएनए इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल। आरएनए निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग में मौजूद होता है? तो पता ही है आपको, न्यूक्लियस में ही होगा। डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम्स, क्रोमेटिन, ये सारी चीजें किस में होंगी? तो न्यूक्लियस में होंगी। अगला क्वेश्चन था, अ सेल ऑर्गेनल दैट इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल बट नॉट प्रेजेंट इन प्लांट सेल। ऐसी चीज, एक सेल ऑर्गेनल जो पशु कोशिका अंग में मौजूद होता है लेकिन पौधों की कोशिकाओं में मौजूद नहीं होता है, ऐसा कौन सा है? तो इसमें अगर हम बात करें गोल्जी, तो गोल्जी तो दोनों में ही होगा। इसके अलावा साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव, तो दोनों में ही होगा। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया भी प्लांट्स में होता है। तो बचा क्या? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो है वो आपको बताया था मैंने कि वो स्पिंडल फाइबर्स, तंतुओं को फेंकता है। तो ये सिर्फ कहाँ पाया जाता है? ये आपका एनिमल सेल्स में पाया जाता है, मतलब ये पाया जाता है जंतु कोशिकाओं में। तो ये आपको सिर्फ मिलेगा सेंट्रोसोम जंतु कोशिका में। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल। अब प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहते हैं? पढ़ा हुआ है आपने, राइबोसोम। तो प्रोटीन संश्लेषण का काम जो है राइबोसोम करता है। राइबोसोम कहाँ होता है? तो अंतःप्रद्रवी जालिका, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जो दानेदार चीज होती है, मैंने आपको दिखाई भी थी, तो वो होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, नेम एन ऑर्गेनल विच सर्व्स एज अ प्राइमरी पैकेजिंग एरिया फॉर मॉलिक्यूल्स दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सेल। एक ऑर्गेनल आपको बताइए जो अणुओं के लिए एक प्राथमिक पैकेजिंग के रूप में कार्य करता है और पूरे सेल में वितरित किया जाता है। अभी थोड़ी देर पहले यही क्वेश्चन आया था, लैंग्वेज बदल दी गई थी। देखिए उसको, यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया, यहां तीनों चीज पूछ ली गई थी, ट्रांसपोर्टिंग, मॉडिफाइंग और पैकेजिंग प्रोटीन्स एंड लिपिड। तो वहां पे आंसर क्या था? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अब देखिए कोई पेपर में केवल ट्रांसपोर्ट का बात कर रहा है, कोई जो है मॉडिफाई की बात कर रहा है या पैकेजिंग की, तो आपको अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। तो एक ही क्वेश्चन से अलग अलग क्वेश्चंस दूसरे स्टेट बना सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन बना यहाँ पर कि भाई टेक प्लेस इन विच ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस, तो हो गया ये जो है आपका प्राइमरी पैकेजिंग एरिया। तो पैकेजिंग एरिया में भी आ जाएगा गोल्जी एपेरेटस, गोल्जी काय ही इसका आंसर होगा। तो ये तो एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके बाद देखिए, नेम एन ऑर्गेनिज्म दैट कंटेन अ सिंगल क्रोमोसोम्स एंड सेल डिवीजन ऑकर्स थ्रू फिजन और बडिंग। एक ऐसे जीव का नाम बताइए जिसमें एकल गुणसूत्र होता है और कोशिका विभाजन विखंडन या नवोदित के माध्यम से होता है। तो ये किस में होगा? एक सिंगल क्रोमोसोम्स किस में पाया जाएगा? तो जो पाया जाएगा वो यूकैरियोट्स में पाया जाएगा, क्योंकि ये क्या है? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं मोस्टली केसेस में। ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। तो एक कोशिकीय जीव होने के कारण इनके अंदर जो भी सारी चीजें होती हैं, फिजन्स का बताया था मैंने कि जैसे कि आपको जब मैंने विभाजन बताया था तो द्विअंगी विभाजन बताया था, बाइनरी फिजन, कि इन्हीं में से निकलकर चीजें बन जाती हैं और इनके गुणसूत्रों की भी संख्या कोई सही नहीं होती है। तो ये प्रोकैरियोट में ही होता है, क्योंकि इनका तो न्यूक्लियस वेल डेवलप ही नहीं है, ये विकसित जीव नहीं होते हैं, प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स के अंदर आ जाते हैं। तो प्रोकैरियोट्स को आप ये बोल सकते हैं। इसके बाद द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द सेल वॉल।
जो आपका कोशिका के अंदर मौजूद जेली जैसा पदार्थ क्या कहलाता है, जो एक आपका गिलगिला सा पदार्थ होता है, जेली टाइप का होता है, उसको क्या कहा जाता है? तो साइटोप्लाज्म होता है। जो मैंने आपको पहले भी बताया कि भाई सेल का जो बाहरी परत है सेल वॉल और अंदर है न्यूक्लियस। तो सेल में अगर आप सेल वॉल माइनस कर देते हैं तो आपको जो बचा हुआ पदार्थ होता है बाहरी, जैसे मैंने आम का एग्जाम्पल आपको दिया था इसमें कि आम का छिलका हटा दिया जाए तो जो बचा हुआ आम है वो बन जाता है क्या? प्रोटोप्लाज्म, जिसको हिंदी में कहा जाता है जीव द्रव। कब? जब सेल में कोशिका भित्ति हटा दी जाए। और मैंने यही बताया था आपको, अगर आप प्रोटोप्लाज्म में से न्यूक्लियस को हटा देंगे तो बची हुई चीज क्या बचेगी? तो उसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म को हिंदी में क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव। तो ऐसे ही कोशिका में से, जैसे आम का एग्जाम्पल हमने लिया था कि आम का छिलका हटा दिया तो बचा हुआ जो आम है वो क्या हो गया? प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव। और उसमें से उसकी गुठली भी हटा दी जाए, उसका न्यूक्लियस भी हटा दिया जाए तो बचेगा कोशिका द्रव। तो जो आम के अंदर जो आपको मिलेगा जेली लाइक सब्सटेंस जो खाने में इस्तेमाल होता है वो क्या हो गया? तो वो सेल के अंदर उसी को साइटोप्लाज्म कह दिया गया, कोशिका द्रव कह दिया गया। अगला क्वेश्चन है ब्लू ग्रीन एल्गे आर। जो ब्लू ग्रीन एल्गे होते हैं, नीले हरे शैवाल होते हैं, वो कैसे जीव हैं? तो वो प्रोकैरियोट्स है। वो जो है प्रोकैरियोटिक है, वो कोई विकसित जीव थोड़ी है। शैवाल जो है वो कोई विकसित थोड़ी है, तो वो किसके अंदर आ जाएगा? प्रोकैरियोट में आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन आया था। इसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के बारे में पूछा गया है, मतलब केंद्रक के बारे में आपसे पूछा गया, कौन सा कथन सही है? ये प्रोकैरियोट्स में अनुपस्थित है, इट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। अभी 3 से 4 क्वेश्चन इस पर बात कर चुके हैं, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया है। इट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल, इसे कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये बात ध्यान रख लीजिएगा, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि विच इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द सेल, कि कोशिका का मस्तिष्क क्या है, तो बिल्कुल उसका केंद्रक ही उसका मस्तिष्क कहलाता है, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन तो वहीं स्टोर होती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। इट कंटेन्स डीएनए एंड अदर जेनेटिक मटेरियल्स, इसमें डीएनए और अन्य आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, तो ये ऑल ऑफ द अबव इसका सही है। इसके बाद अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द गोल्जी बॉडीज। गोल्जी जो निकाय होता है उसके बारे में सही क्या है? ये एक थैली जैसा अंग है, ठीक है, थैली जैसा तो होता ही है। इसके अलावा इट इज लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस, ये कोशिका के केंद्रक के पास स्थित होता है, ये भी सही है। इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग द पार्टिकल्स थ्रू द सेल, ये अभी इतने बार 3 बार ये क्वेश्चन आ गया है घुमा घुमा कर, तो ये सारे ही स्टेटमेंट इसके भी सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा आया हुआ है, थोड़ा सा ट्रिकी है। तो इसमें पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा एक डबल झिल्ली बाउंड ऑर्गेनल नहीं है। डबल झिल्ली का मतलब कि दोहरी झिल्ली जो है उसके ऊपर घिरी रहती है, ऐसा कौन सा कोशिका अंग नहीं है। तो अगर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट को क्या कहा जाता है? कोशिका की रसोई कहा जाता है। ये पादप में होती है, इसी के अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है जो पौधों को हरा रंग प्रदान करता है। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसके ऊपर दोहरी परत होती है, इसके ऊपर डबल लेयर होती है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी डबल लेयर्ड होता है, ये भी दोहरी परत वाला होता है। तो बेसिकली ये दोनों होते हैं। जब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं तो याद रखेंगे ये सिंगल बाउंड ऑर्गेनल होता है, ये एक परत वाला कोशिका अंग होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंतःप्रद्रवी जालिका, क्योंकि पूछा गया है कौन सा डबल नहीं है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज प्रेजेंट इन एनिमल्स एंड एब्सेंट इन प्लांट्स। अब यहाँ पे बताना है कौन सा एक जो कोशिका है वो आपका मतलब ये जंतु कोशिका, इसका इंग्लिश में ही देख लीजिए, हिंदी गड़बड़ हुआ है। तो देखिए इट इज प्रेजेंट इन जंतु, मतलब ऐसी चीज जो जंतु कोशिका में पाई जा रही है और आपकी पादप कोशिका में नहीं मौजूद है। तो अभी ये सेंट्रोसोम, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, सेम क्वेश्चन दूसरे स्टेट में पूछा गया है। तो सेंट्रोसोम मैंने बताया था ये कहां पर पाया जाता है? आपका जंतु कोशिका में पाया जाता है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। अब देखिए थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन था उसमें डबल कौन सा नहीं है,
वो पूछा गया था। तो वहां मैंने आपको बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसके पास एक ही लेयर होती है, एक ही परत होती है, अंतःप्रद्रवी जालिका के पास एक ही परत होती है। यहां पूछा गया है कौन सा एकल झिल्लीबद्ध अंगक है, क्या रिक्तिका है, तो बिल्कुल है, गोल्जी है तो ये भी है, लेकिन वहां पर हमने बात करी क्लोरोप्लास्ट आ जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट डबल है, माइटोकॉन्ड्रिया डबल है, न्यूक्लियस भी आ जाए तो न्यूक्लियस भी डबल है, मतलब गोल्जी निकाय, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी निकाय नहीं, आपका क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक, इन सब के पास कैसी लेयर होती है, डबल लेयर होती है, 2 लेयर होती हैं। लेकिन वैक्यूल रिक्तिका की बात करें, गोल्जी निकाय की बात करें, अंतःप्रद्रवी जालिका की बात करें, इसके पास एक ही परत होती है, तो ऊपर के सभी ऑल ऑफ द अबव, इसका आंसर सही हो जाएगा, तो ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट क्रोमोसोम्स। यहां पर बात की जा रही है गुण सूत्र के बारे में, बताना है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुण सूत्रों के बारे में सत्य है। इट इज प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस, तो बिल्कुल होते हैं, ये नाभिक के भीतर ही मौजूद होते हैं। दूसरा, इट कैरीज जीन्स एंड हेल्प्स इन इनहेरिटेंस, ये जो है जीन को वहन करते हैं और वंशानुक्रम में मदद करते हैं, ये कई बार बता चुका हूं मैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन एंड प्रोटीन, ये क्रोमेटिन और प्रोटीन के रूप में डीएनए में से होता है, तो ये आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। अगर क्लास अच्छे से देखी है तो बिल्कुल बनेगा ये क्वेश्चन। मुझे इसमें एक्सप्लेन करने की इतनी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं 3 लेक्चर इसके ऊपर पूरी की पूरी बात की हुई है मैंने। इसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इन्वॉल्व इन द स्टोरेज ऑफ फूड एंड अदर न्यूट्रिशंस रिक्वायर्ड फॉर अ सेल टू सर्वाइव, तो ये तो आपको पता ही है कौन स्टोरेज का काम करता है, वैक्यूल रिक्तिका करती है। निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग कोशिका की जीवित रहने के लिए आवश्यक भोजन और अन्य पोषक तत्वों के भंडारण में शामिल होता है। तो देखिए मैंने ये क्वेश्चन सारे ही कंपाइल किए हुए हैं, अगर आप ये क्वेश्चंस भी अपने पास अच्छे से रख लेंगे, इनको अपनी कॉपी में इंक्लूड कर लेंगे कि इस तरीके से पूछा गया है, तो बेसिकली आपको मैं बोल रहा हूँ बार बार ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ना पड़ेगा। आपको इस तरह से एक दिमाग में ये क्वेश्चंस जब आप बिना देखे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आपको आंसर जब धीरे धीरे इसके बनने लगेंगे, तो बेसिकली आपका सेल का चैप्टर फाइनली माना जाएगा। देखिए कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए तो मेरा यही मैं आपको अप्रोच बोलूंगा कि जब तक वो टॉपिक आप अच्छे से ना पढ़ें तब तक उसके क्वेश्चंस ना लगाएं। ये अगर आप सीधे सोचें कि एमसीक्यू से हम क्वेश्चंस मतलब उस सब्जेक्ट पर टॉपिक पर कमांड करेंगे, तो ये अप्रोच बिल्कुल गलत होता है। अगर आप क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चंस में से आपको एक एक फैक्ट पता चल जाएगा। एग्जाम में हर बार वही फैक्ट उठकर आए जरूरी नहीं है, इसलिए अगर आपका टॉपिक अच्छा है तो आप क्वेश्चन के हर स्टेटमेंट को अच्छे से समझ सकते हैं। नहीं तो इससे क्या होगा, एक एक स्टेटमेंट रट कर जाएंगे, हो सकता है एग्जाम्स में दूसरा आ जाए। तो पहले टॉपिक अच्छे से पढ़िए, फिर उसके ऊपर जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं आप भी ढूंढिए और उनको लगाइए। तो मैंने जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं मैंने यहाँ पे ढूंढे। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस 5 से 6% और भी आते हो जो अलग अलग एग्जाम्स में रह गए हो, या 10 साल 15 साल पहले का भी पूछा हो जो अभी पूछा जा सकता है। तो देखिए तैयारी ऐसे करिए कि भाई कितना भी टफ पेपर आए तो हमें बनना चाहिए, तो उस तरीके से हर टॉपिक को अच्छे से पढ़ते हुए आगे बढ़िए। तो यहाँ पर रिक्तिका हो गई। इसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स रेगुलेट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मॉलिक्यूल्स टू एंड फ्रॉम द सेल्स, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग कोशिका में और उससे अणुओं के प्रवेश और निकास को नियंत्रित करता है। तो एंट्री एग्जिट कौन है, वॉचमैन कौन है, तो उसकी जो है कोशिका झिल्ली जो होती है वो किसी भी चीज को अंदर आना है नहीं आना है इस पर बात करती है। ये सारी चीजें तो अंदर हैं, इनको थोड़ी मतलब है। ये सेल मेम्ब्रेन किसी भी चीज को अंदर आने देगा नहीं देगा ये उस पर डिपेंड करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द सेल वॉल, कोशिका के बारे में कौन सा सही है। तो ये क्वेश्चन मैंने सबसे पहला और दूसरा क्वेश्चन में यही था कि क्या ये लिपिड से बनी है, वसा से बनी होती है, तो नहीं है। स्टार्च से बनी होती है, तो नहीं। प्रोटीन से नहीं, किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है सेल वॉल। किस में होती है, प्लांट्स में, सेलुलोज और पैक्टिन। काइटिन की भी बात करी थी मैंने, पेप्टाइडोग्लाइकिन जो बैक्टीरिया में होता है। अगला क्वेश्चन है कि डैश इज द स्टडी ऑफ सेल, एट्स टाइप, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड सेल ऑर्गेनल। तो कोशिका विज्ञान, सेल बायोलॉजी, या यहाँ पर दूसरा ऑप्शन दे सकता है आपको साइटोलॉजी, तो भी आंसर यही होगा। बायोलॉजी में तो हम जीवों का अध्ययन करते हैं, कोशिका का थोड़ी करते हैं। माइक्रो बायोलॉजी में एल्गे, फंगाई, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस, इन सारी की स्टडी करेंगे। और बायोटेक्नोलॉजी में एक ऐसी टेक्नोलॉजी की बात करेंगे जो किस पर निर्भर करेगी, जीव विज्ञान पर। इसको भी पढ़ना है हमें। जो ट्यूसडे का जो सेशन रहता है, ट्यूसडे के दिन मेरी टेक्नोलॉजी की भी क्लास रहती है, तो उसमें भी मैं अलग अलग बायोटेक्नोलॉजी आगे चलकर आपको पढ़ाऊंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज इन्वॉल्व इन द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल,
निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग कार्बनिक पदार्थ के विघटन में शामिल होता है? अब देखिए, सेल ऑर्गेनल इन्वॉल्व इन द ब्रेकडाउन, यहां पर क्या चीज हो रही है? ब्रेकडाउन हो रही है। तो ब्रेकडाउन तो कौन करेगा? लाइसोसोम ही करेगा। लाइसोसोम का काम क्या है? पाचन करना। तो कोई भी चीज को, कॉम्प्लेक्स चीज को तोड़कर ही तो पाचन किया जाता है। इसके बाद डैश इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, कौन सी ऐसी चीज होती है जो फॉस्फोलिपिड के संश्लेषण में शामिल होती है? अब देखिए, इसमें क्या होता है, जब मैंने आपको बताया था कि कोशिका होती है, तो कोशिका से ही लगी हुई क्या चीज होती है? तो कोशिका के पास ही इस तरह की चीजें पाई जाती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, ये भी दो प्रकार का होता है, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? अंतः प्रद्रव्य जालिका। तो ये भी दो तरह की होती है, एक होती है स्मूथ और एक होती है रफ। एक खुदरी होती है और एक मुलायम सी होती है। तो इसमें मैंने आपको बताया था, जो आपके रफ फेज होते हैं उसमें इस तरह की चीजें होती हैं, जिनको क्या कहा जाता है? राइबोसोम पाए जाते हैं। तो राइबोसोम तो किसका संश्लेषण कर देता है? प्रोटीन का। और मैंने बताया था जो स्मूथ होता है वो फैट का, लिपिड का, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है। तो यहां पर आपसे पूछा गया है फॉस्फोलिपिड्स। लिपिड्स का मतलब वही हो गया वसा का। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया तो क्या करता है? पावर हाउस है। तो ये तो नहीं होगा। साइटोप्लाज्म में क्या है? कोशिका अंग पाए जाते हैं सारे, तो ये भी नहीं होगा। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये तो प्रोटीन का संश्लेषण भी करता है, लेकिन इसका जो स्मूथ वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो इसका अंतःप्रद्रव्य जालिका जो एकदम मुलायम सी होती है, उसके अंदर लिपिड्स का संश्लेषण होता है। तो इसका आंसर डी होगा। तो देखिए, एक ही क्वेश्चन में एंडोप्लाज्मिक भी दिया है, स्मूथ भी दिया हो, तो जब आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आंसर गलत होगा। तो ये मैंने आज कुछ क्वेश्चंस आपको करवाए हुए हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं, तो इसको ज़रूर जो है पढ़ लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। जो भी कोई डाउट्स हैं तो वो मुझसे ज़रूर पूछेगा। इसके अलावा कोई भी तरह की डाउट्स हैं तो इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे मुझसे जुड़ सकते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ अगर चाहिए क्वेश्चंस का कलेक्शंस के लिए, तो मुझे मेल ड्रॉप कर दीजिएगा या किसी सोशल मीडिया हैंडल पर जो है कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ में प्रोवाइड कर देता हूँ। तो होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।